आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? तो कह रहा है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यानी स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कॉन्टिन्यूअस होती हैं, सतत वक्र होती हैं यानी कर्व्ड होती हैं, और कोई रेखा जो है एकाएक नहीं टूट सकती, मतलब बीच में कोई गैपिंग नहीं हो सकती। तो इस बात को हमें बताना है। तो देखिए, किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल रेखा वो पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शज्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती। तो कहने का मतलब है कि किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा का मतलब ये है कि अगर उस बिंदु पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचें तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बल जाती है। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत बल जो होता है, जो किसी वैद्युत आवेश को चलने के लिए जरूरी होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बल रेखाओं की एक तरह से दिशा होती है। अतः बल रेखाएं आमतौर पर वक्र रेखाएं होती हैं। तो जो बल रेखाएं होती हैं वो आमतौर पर वक्र रेखाएं होती हैं, मतलब मुड़ी हुई, जैसे कर्व्ड वृत्त का कोई एक चाप ले लिया जाए उस तरह। इसके अतिरिक्त वे सतत वक्र होती हैं यानी कॉन्टिन्यूअस कर्व्ड होती हैं, जो अचानक नहीं टूटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा है तो टूटने के स्थान पर वे कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएंगे। तो जहाँ पर टूट जाएंगी यानी गैपिंग होगी तो इसका मतलब उतने बीच में वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं और वक्र होती हैं। वैद्युत दूसरा पॉइंट हमसे पूछ रहा है, कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि ऐसा होता है तो काट बिंदु पर हम दो स्पर्शज्याएं खींच सकते हैं, यानी दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और ये स्पर्श रेखा विद्युत बल को बताती है दिशा को, तो दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की दिशा तो एक ही होती है ना। तो वही कह रहा है कि जो काट बिंदु पर हम दो स्पर्शज्याएं खींचते हैं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दर्शाएंगी, जो असंभव है। इसीलिए जो है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती यानी प्रतिच्छेदन नहीं करती। ये देखिए, यहाँ पर फिगर बना करके दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर दो बल रेखाएं काट देंगी तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये E1 वेक्टर E1 हो जाएगा, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये वेक्टर E2 हो जाएगा। तो दो दिशाएं हो जाएंगी एक ही पॉइंट पर, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है दो बिंदु आवेश QA जिसका मान है 3 माइक्रोकूलम तथा दूसरा बिंदु आवेश QB है जिसका मान है -3 माइक्रोकूलम, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो निर्वात में यानी वैक्यूम में जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो अब हम लोगों को बताना क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो A वाले को पहले देखते हैं। तो देखिए, चूंकि A बिंदु पर आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁶ का गुणा कर देंगे। B का आवेश है QB -3 माइक्रोकूलम, आवेश को कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁶ का गुणा कर देंगे। और दोनों आवेशों के बीच की मिलाने वाली रेखा यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, A है B है आवेश, तो इनके बीच की दूरी अगर AB है
तो ये R इक्वल टू ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। अब देखिए माना कि रेखा का मध्य बिंदु O है, तो ये मान लीजिए मध्य बिंदु है। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो मध्य बिंदु पर हमको बताना है। तो जहाँ भी हमको विद्युत क्षेत्र बताना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक परीक्षण धनात्मक आवेश रख देते हैं। ध्यान दीजिए, परीक्षण धनात्मक आवेश। तो जब हम परीक्षण धनात्मक आवेश रख देते हैं तो उस पर किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में बल लग रहा है उसको समझते हैं। तो अब देखिए ये मध्य बिंदु जो AO और OB दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो AO इक्वल टू OB इक्वल टू, अगर ये पूरी दूरी R है तो इसकी आधी हो जाएगी तो R/2, तो पूरी दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी आधी हो जाएगी 0.1 मीटर। तो AO बराबर OB बराबर 0.1 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है उसके ए वाले खंड में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की कितना होगा। तो अब यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश रख दिया यानी धनावेश। तो जब हम यहाँ पर धनावेश रख देंगे तो जाहिर सी बात है कि इस पर बल लगेगा। तो चूंकि ये धनावेश है और धनावेश पर बल लगेगा तो ये प्रतिकर्षित होगा, यानी बल इस तरफ को लगेगा इसके कारण, क्योंकि धनावेश है, ये भी धनावेश, तो प्रतिकर्षण बल इधर को लगेगा। तो ये देखिए EA लिख दिया, इसकी दिशा भी इधर को हो गई। अब B के कारण अगर हम लोगों को देखना है तो B हमारा -3 माइक्रोकूलम है, यानी ऋणात्मक है। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये इसको आकर्षित करेगा, तो अब भी बल की दिशा इधर ही होगी। तो EB भी हमारी इधर होगी, जिधर बल की दिशा होगी वही विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। तो ये इधर है, EB भी इधर ही है। तो अब यदि आवेशों QA तथा QB के कारण क्रमशः O पर विद्युत क्षेत्र EA एवं EB है, तब अब EA के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R²। तो Q हमारा QA है, R² हमारा A से O के बीच की दूरी है, वो कितना निकल के आई है 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 0.1 मीटर रख देंगे और QA हमारा 3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलाम के अनुदिश। अब देखिए EA निकल आया, EA। अब ये के अनुदिश को अभी देखते हैं, मतलब किस दिशा में है। अब ये B देखते हैं, तो इसी प्रकार B निकालेंगे तो 1/4πε0 QA की जगह QB हो जाएगा और ये डिस्टेंस OB हो जाएगी, तो OB का स्क्वायर हो जाएगा। तब वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0, इसी को K भी बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9 इंटू जो हमारा आवेश है वो है 3 × 10⁻⁶/0.1 डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलाम। ये OB के अनुदिश है, ध्यान दीजिए, OB के अनुदिश। और जो ये था हमारा ये निकल के आया था, इसमें छूट गया है, ये भी OB के अनुदिश होगा, OB के अनुदिश यानी B की तरफ, दोनों B की तरफ ही होंगे। अब देखिए चूंकि दोनों एक ही तरफ हैं, तो चूंकि यदि O पर QA तथा QB के कारण नेट वैद्युत क्षेत्र E है, तब अब O बिंदु जो हमने लिया है, ये बिंदु, इस पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो EA और EB दोनों एक ही तरफ हैं, तो ये दोनों का कुल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि दिशा सेम है। तो E बराबर हो जाएगी कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर O पॉइंट पर EA + EB। तो EA भी हमारी 2.7 × 10⁻⁶ है,
प्लस ईबी भी हमारा 2.7 इंटू 10⁶ है न्यूटन पर कूलाम। तो ये आ गया 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम ओबी के अनुदिश। फिर ओबी के अनुदिश ही होगा, यानी ओबी इस दिशा में, दोनों जुड़ेंगे तो इसी दिशा में रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। तो अतः दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन का बी पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो अब इस पॉइंट पर जो अभी हमने धनावेश रखा था, यहाँ पर कह रहा है कि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का अगर कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश रखा जाए, निगेटिव टेस्ट चार्ज, तो क्या होगा। तो अगर ऋणात्मक वो रखा जाएगा तो कह रहा है कितने बल का अनुभव करेगा। तो बल का फार्मूला होता है F = QE, और Q हमने Q0 इसलिए लिखा क्योंकि परीक्षण आवेश। Q0 हमको दिया है, ऋणात्मक है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी टोटल निकल के आई है O पॉइंट पे। तो E बराबर 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम OB के अनुदिश। इसलिए बल कितना हो जाएगा, F बराबर Q0 इंटू E। Q0 है -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। तो ये आ जाएगा -8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इतने बल का अनुभव करेगा परीक्षण आवेश जिसका मान 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है। अब देखो यहाँ पर जो ऋण चिन्ह आया है, तो कह रहा है कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि F यानी बल क्षेत्र E की विपरीत दिशा OA के अनुदिश है। OA के अनुदिश है मतलब इधर को बल लगेगा। ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत लगेगा। ये ऋण चिन्ह हमको ये बताता है। और वैसे भी सोचा चाहे तो अगर ये ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा तो बल इधर को ही लगेगा प्रतिकर्षण के काम। और ये ऋण है और ये धन है तो ये आकर्षित करेगा, तो इसके कारण भी बल इधर को ही होगा। तो कुल मिलाकर E की विपरीत दिशा में बल OA के अनुदिश होगा, यानी O से A की तरफ। अतः यह परीक्षण आवेश 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन बल का अनुभव करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है यदि निकाय यानी सिस्टम में दो आवेश QA बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम तथा QB बराबर -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A 00 -15 सेंटीमीटर तथा B 00 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो अब देखिए जो A के अंदर 00 -15 लिखा है, B पर 00 +15 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z एक्सिस है। इसी तरह इसमें भी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो x y z एक्सिस में ये 00 -15 और 00 +15 रखा है। तो इसका मतलब -15 और +15 दोनों z एक्सिस में है। तो ये देखिए x से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये y है, y से ऊपर की ओर 90 डिग्री बनाते हुए ये z है। इसी प्रकार नीचे ये जो है z डैश है। तो अब जो है हमको जो आवेश रखना है वो z एक्सिस में केंद्र से -15 डिग्री -15 सेंटीमीटर पर। तो माइनस का मतलब जिधर z अक्ष है उसके विपरीत,
तो इस तरफ देखिए 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर लिखा गया है। और ये 0 0 प्लस 15 का मतलब x अक्ष की दिशा में, प्लस का मतलब दिशा में, माइनस का मतलब विपरीत में। तो z अक्ष जिधर है उसी की दिशा में देखिए 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर हमने रखा है। अब कह रहा है जो a आवेश है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो यहाँ पर a रख दिया 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। जो b है QB वो है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो यहाँ पर b रख दिया है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो कहने का मतलब ये है कि z अक्ष में a और b दो पॉइंट मान लिए गए, a और b दो चार्ज हैं। a वाला केंद्र से निगेटिव z डायरेक्शन में रखा गया है और डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। चूंकि हमने निगेटिव डायरेक्शन कह दिया तो माइनस नाम नहीं ले रहे। ये जो है जो b आवेश है QB, इसको पॉजिटिव z डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर पर रखा गया। x और y में कोई डिस्टेंस नहीं है तो 0 0 है, इधर इसमें भी 0 0। अब हमसे पूछ रहा है कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत विभव आघूर्ण क्या होगा। तो चित्रानुसार आवेश QA और QB बिंदु A 0 0 माइनस 15 तथा बिंदु B 0 0 प्लस 15 पर अवस्थित है यानी स्थित है। यह एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि एक ही अक्ष पर विपरीत आवेश के और समान परिमाण के दो आवेश रखे गए हैं। विपरीत मतलब ये माइनस में है तो ये प्लस में, और परिमाण समान है। तो इस प्रकार से अगर एक अक्ष में किसी दूरी पर, कुछ दूरी पर इस तरह से कोई चार्ज रख दिए जाएं तो एक माइनस ध्रुव बन जाएगा, एक प्लस ध्रुव बन जाएगा, यानी दो पोल बन जाएंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो इस प्रकार से एक ये द्विध्रुव बन जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब देखिए Q इक्वल टू कुल आवेश हमको बताना है और P बराबर निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये भी हमको बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू माइनस 2QA। ये हमारा फार्मूला होता है P इक्वल टू माइनस 2QA। ये फार्मूला NCERT में हम लोग पढ़ चुके हैं। तब कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश दोनों चार्जों को जोड़ दिया जाए तो Q इक्वल टू QA प्लस QB। बीज गणितीय जोड़ते हैं हम, तो बीज गणितीय में चिन्ह सहित जोड़ेंगे तो कुल आवेश कितना, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, A धनात्मक है B ऋणात्मक है, अब परिमाण बराबर है तो ये आ जाएगा 0, आ जाएगा 0। या P इक्वल टू एक आवेश गुणे द्विध्रुव आघूर्ण की भुजा। तो कोई एक आवेश ले लें और द्विध्रुव आघूर्ण की भुजा ले लें, तो ये हो जाएगा कोई एक आवेश ले लें तो QA ले लिया इंटू बीच की दूरी AB। तो ये QA है हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम और AB है 0.30 मीटर। अब देखिए A से B के बीच की जो दूरी है, A से B के बीच की दूरी ये हमारी है A पर 15 सेंटीमीटर और B है -15। तो यहाँ से 15 ऊपर हो गया, 15 नीचे हो गया, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 15 15 30 सेंटीमीटर हो गई। तो ये जो हम 2A लेते हैं, ये 2A दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण में अक्षीय और निरक्षीय यानी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, जिसको निरक्षीय को विषुवतरेखीय भी बोलते हैं, तो मध्य बिंदु से लिया जाता है। इसलिए दो आवेशों के बीच की दूरी 2A ली जाती है कि ताकि जब निरक्षीय में मध्य बिंदु से लें तो आधी एक तरफ की दूरी A रहे तो कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो ये QA इंटू AB हो गया, यानी बीच की दूरी 2A ही, वही एक ही बात है। तो ये आ गया हमारा, चूंकि देखिए कह रहा है 2A इक्वल टू, यही 2A ही बीच की दूरी है जिसको AB लिखा गया है। चूंकि चार्ज A और B है तो बीच की दूरी AB कह दिया गया। तो ये हो गया
OA प्लस OB, OA प्लस OB, तो ये बीच की दूरी AB हो जाएगी। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर, जैसा हमने अभी बताया था। तो ये जब सब वैल्यू रख दी, इसको कैलकुलेट किया तो आ गया 7.5 × 10⁻8 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, क्योंकि Q और A है तो ये कूलाम हो गया, बीच की दूरी मीटर में, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलाम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव B से A की ओर कार्यरत है, अर्थात ऋण z अक्ष के अनुदिश है। तो हम ये पढ़ ही चुके हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसके विपरीत, विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर। तो इसीलिए कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव B से A की ओर होगी, क्योंकि B निगेटिव है, A पॉजिटिव है, अर्थात ऋण z अक्ष के अनुदिश है। अतः निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और वैद्युत ध्रुवाघूर्ण 7.5 × 10⁻8 कूलाम मीटर हो जाएगा, और z अक्ष के अनुदिश होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 4 × 10⁻9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो हमको दे दिया है द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे दिया है? 4 × 10⁻9 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया है? 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। कितने एंगल पर? थीटा बराबर 30 डिग्री एंगल पर। अब हमको बल आघूर्ण यानी टाउ निकालना है। तो क्वेश्चन फार्मूला होता है हमारा, एनसीईआरटी में पढ़ा था, टाउ = P × E या टाउ = P sin थीटा। तो टाउ = P हमारा है 4 × 10⁻9, E कितना है? 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम इंटू साइन थीटा। तो थीटा कितना है? 30 डिग्री। साइन थीटा का मान होता है 1/2, तो ये वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 20 × 10⁻5 × 1/2, तो ये आ जाएगा 10⁻4 न्यूटन मीटर। अतः द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण 10⁻4 न्यूटन होगा। सीधा सीधा फार्मूला रख देना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो इसका मतलब ऊन से रगड़े जाने पर तो ऋण आवेशित क्या हुआ? पॉलीथीन का टुकड़ा। इसका मतलब ऊन धनावेशित हुई होगी इतने ही कूलाम का चार्ज लेके, क्योंकि आवेश न कभी नष्ट होता नहीं है आवेश संरक्षण के हिसाब से। तो अगर पॉलीथीन में ऋण आवेश आया है इतना, तो ऊन में धनावेश उत्पन्न हुआ होगा इतना, ताकि धन और ऋण 0 हो सके संवेग संरक्षण के नियम से। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित करिए, किस पदार्थ से किस पदार्थ में। और दूसरा पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण भी होता है, यानी द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है क्या? तो ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुल स्थानांतरित आवेश कितना है? 3 × 10⁻7, वो भी ऋणावेश है, तो ऋण चिन्ह लगा दिए गए। कहाँ से गया? ऊन से पॉलीथीन में गया। तथा एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब इतने कूलाम स्थानांतरित हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम, तो कितने इलेक्ट्रॉनों पर इतने कूलाम? बस निकल आएगा, चूंकि इसलिए से। तो देखिए n बराबर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं ऊन से पॉलीथीन में। क्यों ऊन से पॉलीथीन में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉलीथीन ऋण आवेश लेकर के आया है।
तो इसका मतलब ऊन धनावेशित होगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित होता है, जिसमें जाते हैं वो ऋणावेशित होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऋणावेशित पॉलीथीन है, इसका मतलब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन में आए होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए होंगे। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो Q इक्वल टू यानी हमने आपको फार्मूला बताया था, तो N इक्वल टू Q/E हो जाएगा। Q चार्ज कितना है -3 × 10⁻⁻7 कूलाम, जो पॉलीथीन में है ऋणात्मक, अपान एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है नेगेटिव में 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये आ गया 1.875 × 10⁻12 यानी 2 × 10⁻12 के आसपास। तो इतने इलेक्ट्रॉन लगभग जो है पॉलीथीन में ऊन से स्थानांतरित हुए होंगे, क्योंकि ऊन धनात्मक है पॉलीथीन ऋणात्मक है, तो पॉलीथीन में गए होंगे ऊन से। अतः ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हमसे पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण भी होता है, यानी द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। तो जाहिर सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं उनका द्रव्यमान निकाल लिया जाए, तो वही द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ होगा। तो देखिए हाँ, ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ कण है ऊन से पॉलीथीन पर विस्थापित होते हैं। तो जब ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन गया है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो कुछ द्रव्यमान भी तो स्थानांतरित हुआ है। तो चूंकि m बराबर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, तो इतने का कितना होगा, इतने का गुणा कर दिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अगर इसमें गुणा कर दें तो पूरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल आया। तो n बराबर 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए m बराबर पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान। तो ये आ जाएगा m × n, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास यानी m बराबर कितना है 9.1 × 10⁻31, और कितने इलेक्ट्रॉन है 2 × 10⁻12, तो आ गया 1.82 × 10⁻18। तो ये आ गया लगभग 2 × 10⁻18 किलोग्राम। हाँ, ऊन से पॉलीथीन में 2 × 10⁻18 किलोग्राम अर्थात नगण्य मात्रा का स्थानांतरण होता है, बहुत ही कम है। 2 के आगे 18 जीरो लगा के फिर 2 लिखोगे पॉइंट करके, पॉइंट फिर 0 18 बार फिर 2 लिखोगे तो कितना कम है, बहुत नगण्य है, 0 के बराबर। तो इसीलिए कह रहा है कि नगण्य मात्रा के द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो कह रहा है कि 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, विद्युत रोधी हैं, देखिए विद्युत चालक वाले नहीं है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर बात को जो एक पॉइंट लिखा गया है उसका मतलब समझा करो। विद्युत रोधी यानी जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी आवेश एक ही जगह रुका रहता है। तो 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। 2 गोले रखे गए हैं ए और बी, उनके केंद्र से अगर दोनों केंद्रों को मिला दिया जाए तो बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। तो कहने का मतलब यह है कि गोले ए और बी इतनी दूर रखे गए हैं कि उनकी त्रिज्या को हम नकारात्मक मान सकते हैं। बी में क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले पहला देखते हैं। तो देखिए
पहले गोले ए पर आवेश कितना है, क्यू ए बराबर 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरे गोले बी पर भी क्यू ए के बराबर ही आवेश है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। अब देखिए दोनों गोलों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर। 100 का भाग दे देंगे मीटर में बदलने के लिए तो आ जाएगा 0.5 मीटर। अब दोनों के बीच बल का कितना लगेगा, तो कूलाम का नियम लगा देंगे। तो यह बराबर 1/4πε0 Qa/Qb/r²। तो यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर गुणे क्यूए क्यूए मतलब चार्ज कितना है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। क्यूबी भी इतना ही है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। बीच की दूरी कितनी है 0.5 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो इसीलिए लिखा गया। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.8025 × 10⁻³ अपान 2.5 × 10⁻⁻1 न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन लिखा। और सरल करेंगे तो आ जाएगा 1.5 × 10⁻² न्यूटन। इतने बल लगेगा क्यूए और क्यूबी के बीच। अतः दोनों गोलों में पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल 1.5 × 10⁻² न्यूटन है। यही हमारा उत्तर होगा। चूंकि दोनों आवेश में समान प्रकृति का आवेश है, यानी दोनों में धनात्मक आवेश है, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए वैद्युत बल जो होगा वो प्रतिकर्षण वाले प्रभाव का होगा। अब इसी के बी पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है कि अगर दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, क्यूए और क्यूबी को, और बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब कितना बल लगेगा। तो यदि पहली मात्रा से प्रत्येक गोले को द्विगुणित आवेशित किया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है चूंकि कि आवेश को दोगुना कर दिया जाए, तो क्यूए और क्यूबी का आवेश जब दोगुना होगा तो 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 × 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। तो ये आ गया 13 × 10⁻⁷ कूलाम प्रत्येक पर। अब बीच की दूरी कह रहा है आधी करना है, तो 0.5 मीटर, इसका आधा कर दीजिए तो आ गया 0.25 मीटर। तो क्यूए क्यूबी और आर हमको पता चल गया। अब फिर कूलाम का नियम लगा देंगे तो यह बराबर 1/4πε0 क्यूए क्यूबी अपान r²। तो यह बराबर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। बहुत बार रख चुके हैं। क्यूए अब हमारा कितना है 13 × 10⁻⁷, क्यूबी भी उतना ही है 13 × 10⁻⁷, अपान जो आर है अब वो 0.25 मीटर है, 0.25 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो आ गया 0.24 न्यूटन। अतः प्रत्येक गोले पर बल कितना लगेगा 0.24 न्यूटन। और अब भी ये प्रतिकर्षण का ही बल होगा क्योंकि क्यूए और क्यूबी में समान प्रकृति के आवेश हैं, यानी दोनों धनात्मक हैं, तो धनात्मक के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसीलिए अब भी बल प्रतिकर्षण का ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक स्टडी किया। अब क्वेश्चन नंबर 13 अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।